हेलो दोस्तों। अ, सर्वप्रथम आदरणीय श्री अजय खड़े जी आईआरएस साहब को मेरा नमस्कार। अभी तक हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये इसका तीसरा लेक्चर शुरू होगा। तीसरे लेक्चर का पार्ट ए, भाग ए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तीसरे लेक्चर की जो प्लानिंग क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि तीसरे लेक्चर की प्लानिंग क्या रहेगी, क्या क्या हमें तीसरे लेक्चर में पढ़ना है, इस पे हम जाते हैं। और ये इस थीम पे तीसरे लेक्चर की आपकी प्लानिंग है। और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इसको हम देखेंगे। और सबसे पहले ये जो लेक्चर है इसमें हम पारितंत्र के कार्य को पढ़ रहे हैं। पारितंत्र के कार्य में हम सबसे पहले पोषण स्तर का अध्ययन करेंगे, ट्रॉफिक लेवल का। ट्रॉफिक लेवल के बाद हम अध्ययन करेंगे 10% ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ 10% एनर्जी। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम का। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आहार जाल, फूड चेन को। तत्पश्चात हम समझेंगे आहार जाल, फूड वेब। और ऊपर आहार श्रृंखला, फूड चेन था। तत्पश्चात छठवें नंबर पे हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड को। और उसके पश्चात हम पारिस्थितिकी अनुक्रमणता, इकोलॉजी सक्सेस, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे। आइए हम पारितंत्र के कार्यों को शुरू करते हैं। पारितंत्र के कार्य को शुरू करने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी में मतलब 2 टर्मिनोलॉजी है, हम उनको देखेंगे। वो 2 टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, हम पहले उनको समझेंगे कि वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। और फिर आगे हम पारिस्थितिक पारितंत्र के कार्यों का अध्ययन करेंगे। ये हटा दूं। ये पीपीटी सेकंड आएगी, अभी पीपीटी सेकंड को लाएंगे हम। और अब ये आ गई आपकी पीपीटी सेकंड। देखिए, जो टर्मिनोलॉजी हमें करना है वो हमें समझना है आवास, हैबिटेट। और दूसरी टर्मिनोलॉजी हमें समझना है निकेत या निवासी। मतलब निकेत निवासी किसे कहते हैं, इस पर से हमेशा एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, और आता रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले हम आवास को समझते हैं। मैंने लिखा है वह स्थान जहां जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है वन आवास और दूसरा मरुस्थलीय आवास। इसका अर्थ क्या हुआ, वह स्थान जिसमें कोई जीव निवास करता है उसको आवास कहते हैं। और आवास में कई तरह की प्रजातियां हैं, जैसे एग्जाम्पल वन आवास, मरुस्थलीय आवास। सेकंड है एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर से समझेंगे कि जब पहले निकेत को समझ लें फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं निकेत पे। निकेत पे हम आते हैं। निकेत पे आने के लिए हम ले लें जैसे निकेत। ये निकेत, निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति की पारिस्थितिक तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है। किसी प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में क्या स्थान होता है उसे हम निकेत कहते हैं। निकेत अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन
जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उसे निकेत कहते हैं। अब आप समझिए आवास और निकेत में मुख्य रूप से अंतर। आवास एक बड़ी संकल्पना है, जबकि निकेत आवास से छोटी संकल्पना है। निकेत में कोई जीव है या कोई प्रजाति है, उस प्रजाति का इकोसिस्टम में किस स्थान पर है, इसका पता चलता है। अब हम आगे इसको समझते हैं। थोड़ा सा को लेजर से साफ कर दें और हम देखते हैं, हम आगे इस पर जाते हैं और हम समझते हैं कि निकेत निकेत में क्या है। निकेत की जो संकल्पना है, अपन इसको समझें कि ये निकेत की जो संकल्पना है कहाँ से आई है। और मैं आपको बता दूं कि जो निकेत की संकल्पना है वो यहाँ पे आप पहले पढ़ें कि ग्रीनलैंस महोदय द्वारा निकेत की संकल्पना दी गई है। यह क्वेश्चन अक्सर आता है कि निकेत की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो आप बताएंगे ग्रीनलैंस महोदय द्वारा। अब निकेत के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है, इसको बिल्कुल समझें। दूसरा है, कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती। तीसरा एक चीज है, निसे जो निकेत जो है, या इसको इंग्लिश में निसे कहते हैं, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम जो है वो निकेत है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये निकेत फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम जो है वो निकेत है। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आवास और निकेत में अंतर। आवास एक वृहद संकल्पना है और निकेत उसके अंदर स्थित संकल्पना है। आवास में जो हम एक किसी भी प्रजाति का अध्ययन करते हैं, और निकेत में उस प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में क्या योगदान है, हम उसका अध्ययन करते हैं। मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाए होंगे या समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और हम आज का पहला टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक है, वो है तो पहला टॉपिक हम पढ़ने के पहले हम एक चीज को और समझते हैं परितंत्र में। परितंत्र चूंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं कि परितंत्र क्या कह रहा है। चलिए, अब हम आते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड पीपीटी थर्ड है, जो इकोसिस्टम परितंत्र की बात कर रही है। देखिए, हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि एक शुरुआत उत्पादक से होती है। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से मतलब है कि जैसे घास, इसको उत्पादक बोलेंगे। सब्जियां, इसको उत्पादक बोलेंगे। तो प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक के बाद हम आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर। प्राथमिक उपभोक्ता का जो अर्थ होता है कि जो सीधे उत्पादक द्वारा प्राप्त वस्तुओं को खाए, उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आता है। द्वितीयक उपभोक्ता एक सर्वाहारी होता है। इसमें सर्वाहारी होता है, इसमें अच्छा उदाहरण मनुष्य का होता है। और द्वितीयक उपभोक्ता में ये मान के चलिए, शाकाहारी भी मांसाहारी भी होते हैं। ये उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भी खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं का भी सेवन किया जा सकता है। फिर इसके पश्चात हम तृतीयक उपभोक्ता पर आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता पूर्णतः मांसाहारी होते हैं। और मतलब ये प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को नहीं खा सकते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को ही खाते हैं।
और उसके बाद अब घटक आते हैं। अब घटक डिकम्पोजर्स होते हैं, ये उत्पादक का भी डिकम्पोज कर सकते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीय उपभोक्ता को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। इसके पश्चात हमने ये समझा था कि जो वन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी पेड़ पौधा सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने के लिए जड़ों से ये पानी ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से CO2 प्राप्त होती है, और सूर्य की उपस्थिति में इनको सनलाइट मिलती है, और पत्तियों में इनके क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये सूत्र निकल के सामने आता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, H2O जड़ों से, सनलाइट सूर्य से, और फिर ये बनाते हैं क्लोरोफिल, इनके स्वयं के पास होता है, तो ये निर्माण करते हैं C6H12O6 ग्लूकोज का। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन विमुक्त होती है। इसके पश्चात हमने जो समझा था, हम पहले ही समझ चुके हैं, और ये समझा था हमने, जैसे कि घास है। घास प्राथमिक उत्पादक होता है घास। घास के बाद शाकाहारी जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इसका एग्जाम्पल हमने बकरी हिरण के माध्यम से समझा था। दूसरा मनुष्य होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, मनुष्य सर्वाहारी हो सकता है। तीसरा हमने मांसाहारी टर्सरी कंज्यूमर को समझा था, शेर बाघ चीता हो सकता है। इन तीनों को यदि कोई खाएगा तो वो है अपघटक डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज कर देता है, ये हम पुराने लेक्चर्स में समझ चुके हैं। ये जो प्रक्रिया है कॉम्प्लेक्स कार्बनिक को सिंपल कार्बनिक में बदलने की प्रक्रिया है, इसको भी हम समझ चुके हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोषण स्तर। पोषण स्तर मतलब पोषण स्तर है टॉपिक लेवल। इसमें से PSC या UPSC में अक्सर सवाल आते रहते हैं। हम इसको समझते हैं, पोषण स्तर किसे कहते हैं। देखिए मैंने लिखा है, किस स्थान पर किस जीव को पारितंत्र में भोजन या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ ये है कि इकोसिस्टम में जिस स्थान पर जिस जीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसको हम पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। सरल है, सिंपल है, आप समझ रहे हो। जैसे हरी घास, हरी घास जो है उसका ट्रॉपिक लेवल हरी घास का 1 है। हरी घास का टॉपिक लेवल 1 है। जैसे कि देखिए मैंने ये यहाँ हरी घास को लिया है और मैंने यहाँ लिखा है टॉपिक लेवल 1। हरी घास का टॉपिक लेवल 1 है। जब हरी घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे 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 जब खाएंगे हरी घास को तो इनका टॉपिक लेवल 2 हो जाएगा। टॉपिक लेवल 2 हो जाएगा। इसी टिड्डे को जब मेंढक द्वारा खाया जाएगा, मेंढक द्वारा टिड्डे को खाया जाएगा तो इनका जो टॉपिक लेवल होगा वो 3 होगा। टॉपिक लेवल मेंढक का टॉपिक लेवल 3 हो जाएगा। जब सांप मेंढक को खाएगा तो इनका टॉपिक लेवल 4 हो जाएगा। सांप का टॉपिक लेवल क्या हो गया, 4 हो गया। जब बाज सांप को खाएगा तो इनका टॉपिक लेवल 5 हो जाएगा। बाज का टॉपिक लेवल 5 हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है टॉपिक लेवल, लिखा है किसी भी परितंत्र में टॉपिक लेवल निश्चित नहीं होता है। किसी भी परितंत्र में टॉपिक लेवल निश्चित नहीं होता है। ये थोड़ी स्क्रीन से हट गया है, मैं फिर से ले आता है ये आगे। जैसे कि किसी भी परितंत्र में टॉपिक लेवल निश्चित नहीं होता। अब निश्चित क्यों नहीं होता, थोड़ी देर से समझेंगे। फिर से अपन एक को समझते हैं कि पोषण स्तर क्या है। पोषण स्तर है किसी जीव का परितंत्र में किस रूप में या किस स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करता है, उसको पोषण स्तर बोलते हैं।
मैंने आपको समझाया हरी घास का पोषण स्तर 1 है। हरी घास को टिड्डा खाएगा तो उसका पोषण स्तर 2 हो जाएगा। टिड्डे को जब मेंढक खाएगा तो पोषण स्तर 3 हो जाएगा। मेंढक को जब सांप खाएगा तो पोषण स्तर 4 हो जाएगा। और सांप को जब बाज खाएगा तो पोषण स्तर 5 हो जाएगा। अब मैंने नोट में लिखा है कि किसी भी परितंत्र में ट्रॉपिक लेवल निश्चित नहीं होता। अब निश्चित क्यों नहीं होता, हम इसको समझते हैं। देखिए, हरी घास जब हरी घास का जब ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, जब हरी घास बकरी खाती है तो बकरी का ट्रॉपिक लेवल 2 हो जाता है। अब देखिए, बकरी को मनुष्य भी खा सकता है तो मनुष्य का ट्रॉपिक लेवल यहाँ 3 हो गया। बकरी को शेर भी खा सकता है तो ट्रॉपिक लेवल यहाँ 3 हो गया। मतलब मनुष्य और शेर का ट्रॉपिक लेवल सेम हो गया। वहीं शेर शिकार कर ले, मनुष्य मतलब मनुष्य का शिकार हो जाए शेर द्वारा तो शेर का ट्रॉपिक लेवल 4 हो जाएगा। अर्थात एक ही परितंत्र में हम देखने को मिल रहा है कि शेर का ट्रॉपिक लेवल 3 और 4 दोनों है। अर्थात ट्रॉपिक लेवल निश्चित नहीं होता है। और सॉरी, फिर से जाते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल अनंत नहीं होते हैं। मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल 5 या 6 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं। देखिए, 5 या 6 किस कंडीशन में होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ये इस उदाहरण से अपन समझे, ये ऊपर दिया जाए। जैसे हरी घास पहला, टिड्डा दूसरा, मेंढक तीसरा, सांप चौथा, बाज पांचवा। अब बाज को कौन खाएगा? बाज को कोई नहीं खाता है। बाज को खाएगा, डिकम्पोज होगा बाज, यानी अब घटक होगा तो उसका टॉपिक लेवल 6 हो जाएगा। और अब घटक को कोई नहीं खाता है तो इसका अर्थ है कि 6 मैक्सिमम 6 टॉपिक लेवल हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। यदि क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम टॉपिक लेवल कितने हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेहिचक बताइए कि टॉपिक लेवल 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 या 6 हो सकते हैं। अब हम आते हैं 10% ऊर्जा का लॉ ऑफ 10% एनर्जी। देखिए, ये जो ऊर्जा का नियम है, 10% ऊर्जा का नियम है, इसकी जो संकल्पना है, संकल्पना जो प्रस्तुत की है वो लिंडमैन द्वारा प्रस्तुत की गई है। संकल्पना देखिए, 10% ऊर्जा का नियम की संकल्पना लिंडमैन द्वारा दी गई है। थोड़ा सा फॉर्मेट में दिक्कत हो रही है, इसको मैं फिर से करके बताता हूँ। हम्म, हाँ, हाँ। इसकी संकल्पना 10% ऊर्जा के नियम की संकल्पना जो प्रस्तुत करता है वो लिंडमैन साहब है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसे आपको याद रखना है कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया। तो आप बताएंगे 10% ऊर्जा का नियम लिंडमैन साहब ने दिया। अब ये नियम क्या है, अब ये नियम क्या है, हम इसको देखते हैं कि क्या नियम है। नियम क्या है? नियम है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे कहते हैं 10% ऊर्जा का नियम। बाकी की ऊर्जा कहाँ जाती है? बाकी की ऊर्जा 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है, रेस्पायरेशन में, वर्किंग में ये ऊर्जा लॉस हो जाती है। अब फिर से समझिए, 10% ऊर्जा का नियम। 10% ऊर्जा का नियम जो देने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम लिंडमैन है। और नियम क्या है? नियम ये है, जब हम एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाते हैं तो केवल हमें 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी की 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है। और यह ऊर्जा किस चीज में लॉस होती है? यह ऊर्जा होती है रेस्पायरेशन में और वर्किंग में। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम जो आगे लेते हैं और हम इसको आगे समझते हैं, आगे इसको और अच्छे से समझते हैं, तो ये है, जैसे मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। जैसे चित्र है कि भाई, पहला है हरी,
हरी घास को मैंने बताया है कि भाई इसका मान लीजिए कि इसमें 1000 कैलोरीज एनर्जी है और इसका ट्रॉपिक लेवल 1 है। जब हरी घास जब हरी घास को खाने वाला जो टिड्डा है, टिड्डा, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है 1000 कैलोरी एनर्जी दी है और इसका ट्रॉपिक लेवल 1 है। ठीक है, जब हरी घास को टिड्डा द्वारा खाएगा, टिड्डा टिड्डा खाएगा, तो इसमें मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होगी। मतलब इसको मात्र 1000 कैलोरीज में से प्राप्त होगी, आपकी 100 कैलोरीज एनर्जी ही प्राप्त होगी। 1000 कैलोरीज में से 100 कैलोरीज एनर्जी ही प्राप्त होगी। समझ रहे होंगे आप इसको। जब टिड्डे को मेंढक खाएगा तो भी 10% एनर्जी ही स्थानांतरित होगी और यहाँ पर जो कैलोरी प्राप्त होगी वो सिर्फ 10 कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त हो रही है और टिड्डे का ट्रॉपिक लेवल तीसरा है। जब मेंढक को सांप द्वारा खाया जाएगा तो यहाँ भी जो कैलोरीज एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 10% हो रही है और यहाँ जो 10 कैलोरीज मिल रही है तो यहाँ पर टिड्डे को मात्र 1 कैलोरीज एनर्जी ही प्राप्त हो रही है और इसका टॉपिक लेवल 4 है। और जब सांप को बाज खाएगा तो यहाँ भी 10% कैलोरीज बाज में जाएगी और बाज को जो एनर्जी प्राप्त होगी 0.1 कैलोरीज एनर्जी प्राप्त होगी और इसका ट्रॉपिक लेवल 5 है। अब हम जो समझे हैं 10% ऊर्जा का नियम, हम यूं समझे हैं कि जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल एनर्जी का जो स्थानांतरण है या कैलोरीज का जो स्थानांतरण है वो मात्र मात्र 10% ही होता है, इसे 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। कहते हैं इस ऊर्जा के नियम को लिंडमैन साहब ने दिया था और बाकी 90% ऊर्जा रेस्पायरेशन वर्किंग में होती है। हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा था कि हरी घास जब टिड्डे खाते हैं तो हरी घास में माना 1000 कैलोरी एनर्जी है तो टिड्डे में 100 कैलोरी एनर्जी ही जाती है। तो वही मेंढक जब खाएगा तो 100 की 10 कैलोरी एनर्जी जाएगी, सांप खाएगा तो 1 कैलोरी एनर्जी जाएगी, बाद 0.1 कैलोरी। मुझे लगता है आप इसको समझ गए। अब जो मैंने आज पढ़ाया है तो एक बार पूरी तरीके से रिवाइज में आपको कर देता हूँ हल्का सा। मैं आज जो लेक्चर 3 पार्ट ए शुरू किया है मैंने, और उसमें हमने पढ़ा है पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल सिलेबस में है, दूसरा है 10% ऊर्जा का नियम। हमने आज इन दोनों को देखा है और हम इस जो लेक्चर में पढ़ेंगे पारिस्थितिक उत्पादकता, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी अनुक्रमणता। अब हम देखते हैं कि हमने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। एक हमने पढ़ा है आवास, ये आपके सामने है। आवास एक बड़ी संकल्पना है। आवास वह स्थान होता है जहाँ सभी जीव निवास करते हैं। अब उस जीव में कई प्रजातियां होती हैं। उस प्रजातियों को समझने के लिए हम निकेत पे आते हैं। निकेत है कि किसी प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में क्या स्थान होता है, हम उसको निकेत कहते हैं। निकेत की संकल्पना जो हमें प्राप्त हुई है वो ग्रीनलैंड महोदय द्वारा हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निक्के जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है, ये भी आप समझें। और कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती, यह भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था इकोसिस्टम पे आए थे, क्योंकि हम पुराना इसमें पढ़ रहे थे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक। हमने समझा था कि भोजन कैसे बनाया जाता है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल इनकी पत्तियों में पाया जाता है, तो एक ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन इसमें निर्मुक्त हो जाती है। इसके बाद हमने एक एक चित्र के माध्यम से समझा था कि प्राथमिक उत्पादक हरी घास होती है, उसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर उसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स होता है, और इन सब का अब घटक अब डिकम्पोजर्स द्वारा किया जाता है। एक पूरी क्रिया
कॉम्प्लेक्स कार्बनिक को सिंपल कार्बन में तोड़ देती है। ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसका ध्यान रखिए। फिर हम समझे थे पोषण स्तर, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। मैंने बताया था कि ट्रॉपिक लेवल होता है कि ऊर्जा का किसी जीव का परितंत्र में भोजन की प्राप्ति कैसे होती है, उसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और ट्रॉपिक लेवल जैसे हरी घास का फर्स्ट है, टिड्डे का सेकंड है, मेंढक का थर्ड है, सांप का फोर्थ है, बाज का 5 है। हमने ये भी समझा था कि ट्रॉपिक लेवल किसी भी पारितंत्र का ट्रॉपिक लेवल निश्चित नहीं होता है। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, जैसे हरी घास का ट्रॉपिक लेवल 1 है, बकरी का 2 है। तो बकरी को जब मनुष्य खाता है तो उसका ट्रॉपिक लेवल 3 हो जाता है, उसी बकरी को जब शेर खा लेता है तो ट्रॉपिक लेवल 3 हो जाता है। वहीं जब मनुष्य का शिकार शेर कर लेता है तो ट्रॉपिक लेवल 4 हो जाता है। अर्थात इस परितंत्र में शेर का ट्रॉपिक लेवल 3 और 4 हो गया है। और मैंने ये भी बताया था कि कोई भी इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल अनंत नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल 5 या 6 होता है। 5 या 6 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। इसके पश्चात हम आए थे 10% ऊर्जा का नियम। इसकी संकल्पना लिंडमैन साहब ने दी थी। 10% ऊर्जा का नियम ये होता है, जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, बाकी की 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है। यह लॉस रेस्पायरेशन में और वर्किंग में होती है, यह ऊर्जा। अब जैसे हमने इसको समझा था चित्र के माध्यम से, जैसे हरी घास, हरी घास जो है, हरी घास में मान लीजिए 1000 कैलोरीज एनर्जी है, तो टिड्डे में 100 कैलोरीज एनर्जी जा रही है, मेंढक में 10 कैलोरीज एनर्जी, सांप में 1 कैलोरीज और बाज में 0.1 कैलोरीज एनर्जी जा रही है। चलिए, ये तो हुआ आ, ये तो हुआ आज का लेक्चर। आज से हम एक मतलब कुछ क्वेश्चंस आंसर शुरू कर रहे हैं, इसमें जो इस लेक्चर पर आधारित है, जो अभी हमारा लेक्चर हुआ है उस लेक्चर पर आधारित ही रहेंगे क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन आंसर वो है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। और इस लेक्चर से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उसको समझने के लिए हम जाते हैं अपनी पुनः पीपीटी पर। और सबसे पहला सबसे पहला हम जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, इसको इस अभी जो लेक्चर दिया है उस पर ही आधारित है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको ही ढूंढ के निकालना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा, आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है। उक्त कथन में कथन सत्य है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। देखिए, हम आवास को पढ़े हैं पीपीटी फर्स्ट में, हम निकेत को पढ़े हैं। अब इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपको ही इसमें से ढूंढना है। हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, किसी परितंत्र में ट्रॉपिक लेवल पोषक स्तर पहला हमेशा निश्चित होता है, हमेशा अनिश्चित होता है, सी अनिश्चित होता है, डी उक्त में से कोई नहीं। हम जब ट्रॉपिक लेवल पढ़ रहे थे हम समझ रहे थे कि ट्रॉपिक लेवल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, हम समझे थे, हम अच्छी तरह से समझ रहे थे। इसका आंसर भी आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में 10% ऊर्जा का नियम लॉ ऑफ 10% एनर्जी की संकल्पना दी। ए हैवलॉक ने, डी लिंडमैन ने, सी हैकल ने, डी ग्रेनुल्स ने। 10% ऊर्जा का नियम हम अच्छे से समझे हैं तो आपको ही इसका आंसर देना। क्वेश्चन 4, परितंत्र में मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल पोषक स्तर हो सकते हैं। ए
अनंत हो सकते हैं, बी 1 से 2 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, सी 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं और डी 5 से 6 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। ये ढूंढिए इसका क्या आंसर है और बताइए। आ, आ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन 4 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन, मतलब मान लो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, चौथा नहीं बनता है, तो भी आपको इस लेक्चर को दोबारा सुनने की आवश्यकता है। अगर चारों बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आज का लेक्चर जो कि काफी विलम्ब से हम यूट्यूब पे प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उसके लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तीसरी बात, आदरणीय IRS अजय खरडे साहब की यह मुहिम है और यह मुहिम गरीब बच्चों के लिए संचालित की जा रही है जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास आवश्यकता अभाव है। कृपया ये जो वीडियोस हैं आप अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजें और तो उन बच्चों को फायदा मिले। मैं आपको यहाँ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर्स का स्तर है एक स्टैंडर्ड है और यूपीएससी में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। पीएससी में तो आएंगे ही आएंगे, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और वो आपको करना है। अब इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।